हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर वापस आए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का अगला क्वेश्चन लेके। और आज हम प्रश्न करने वाले हैं शुरुआत 7वें प्रश्न से। और 7वां प्रश्न हमारा बोलता है सर, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए। अब मजे की बात यह है सर कि जिसका आपका बेसिसिटी का ऑर्डर देना है, क्षारकता का क्रम आपको जिसका देना है, क्षारकता का क्रम आपको जिसका देना है। अब देखिए सर, ये थोड़ा सरल करके तो इन्होंने दे दिया है। ठीक है सर, थोड़ा सरल करके तो दे दिया है। आप जानते हैं, देखिए बेसिसिटी किस बेस पे, अमोनिया की बेसिसिटी किस बेस पे सर, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, दान। ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो और लोन पेयर दान करने का मतलब है सर, ये क्या है, लुईस बेस। अब लुईस बेस है सर, तो आप जानते हैं या समझाने में समय लगेगा सर। देखिए, जब अगर हम इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे, सिंपल भाषा में समझाऊंगा सर, ऑक्सीजन जैसा ग्रुप अगर नाइट्रोजन पे लगाएंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर। तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तत्व है सर, विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्यादा है। वहीं अगर सर इसी अमोनिया पे मैं ऐसा तत्व लगा देता हूं जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। देखिए ऑक्सीजन कैसा कैसा एलिमेंट है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप कैसा है सर हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सर ऐसे केस में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सर नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर क्या करेगा, दान। देखिए सर, ये कहानी आपको आप समझ में आती है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसके लिए कमेंट कर देना। तो बेसिक हम ट्राई करेंगे, बेशक ट्राई करेंगे कि आपको एसिडिटी और बेसिडिटी समझाया जाए। मेरे ख्याल से सर केमिस्ट्री का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो सीधी सी बात है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ते हैं तो बेसिसिटी जो होती है सर हमारी, बेसिसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसी को बोलते हैं सर, अगर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बेसिसिटी क्या होती है सर, इंक्रीज। अमोनिया के केस में अब देखिए सर, ये जो हमारे पास मिथाइल है सर, इथाइल है, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं सर हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जा सकता है सर, अगर आपको समझ कम आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर, हमने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। तो देखिए सर, और यहाँ पे दूसरा क्या है सर, बेंजीन। एक चीज और चेक कीजिए, देखिए सर, ये अमोनिया है, अमोनिया पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक जुड़ा है तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। दो जुड़े हैं सर तो बेसिसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। पर यहाँ पे इस पे जुड़ गया है सर हमारा क्या, एनिलीन। देखिए सर, पहले हम इन दोनों को करते हैं। देखिए, ये है हमारा अमोनिया, इसकी बेसिसिटी कुछ होगी। इस पे जुड़ा है सर एक कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एसिडिटी सर इंक्रीज होगी और ये हो जाएगा C2H5NH2। ठीक है सर। और फिर इस पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं सर, ये वाला चेक कीजिए, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। तो ये वाला क्या होगा सर, ज्यादा ज्यादा क्या होगा सर, मेरा बेसिक होगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने से इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। बेसिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब जब देखिए सर, नाइट्रोजन अगर बेंजीन पे जुड़ेगा, क्या बना सर, एनिलीन। क्या बन गया मेरा, एनिलीन। अब नाइट्रोजन बेस क्यों है सर, क्योंकि ये अपना लोन पेयर क्या करता है, दान। जैसे ही ये नाइट्रोजन इस बेंजीन से जुड़ता है सर, इसका लोन पेयर, जैसे ही ये नाइट्रोजन इस बेंजीन से जुड़ता है सर, इसका लोन पेयर चला जाता है प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए। ये रेजोनेंस में घुस जाता है सर, जिसकी वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है सर, वो क्या हो जाती है, कम। अब ये कम लोन पेयर डोनेट करेगा, तो लोन पेयर अगर डोनेट नहीं करेगा सर तो काय का लुईस बेस, है ना। अगर लोन पेयर ये डोनेट नहीं करेगा सर तो काय का लुईस बेस कहलाएगा सर। इट मीन्स बेंजीन पे एमीन के जुड़ने के कारण इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम। तो अमोनिया से भी कम बेसिक अगर जो कोई है सर, तो वो कौन है मेरा, एनिलीन, C6H5NH2। तो ये तो रह गया सर इसका ऑर्डर। सबसे कम बेसिक होगा एनिलीन, उसके बाद सर अमोनिया, उसके बाद प्राइमरी एमीन और उसके बाद सेकेंडरी एमीन। ये थोड़ा सरल था सर,
क्योंकि यहाँ हमने इजीली निकाल दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ने से सर बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये तो हम जानते हैं सर, सरल था। लेकिन कभी कभी सर ऑर्डर आ जाता है मिथाइल के केस वाला और इथाइल के केस वाला। कौन सा केस वाला सर, इथाइल और मिथाइल के केस वाला, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मिथाइलएमीन में कौन ज्यादा बेसिक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इथाइलएमीन में कौन ज्यादा बेसिक है। तो ऐसे कंडीशन में सर आपके काम सिर्फ ट्रिक आ सकती है, और ट्रिक आपकी क्या ट्रिक आपकी क्या होगी सर, ध्यान दीजिए। जब भी इथाइल एमीन का केस आएगा सर, तो आपको याद रखना होगा 231, और जब भी मिथाइल एमीन का केस आएगा सर, आपको याद रखना होगा 200 से 13। बस, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है सर, सेकेंडरी, फिर कौन बेसिक होता है प्राइमरी, और फिर कौन बेसिक होता है टर्शियरी। इस केस में सर सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शियरी, फिर होता है प्राइमरी। अब देखिए सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत कारण है। इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, और सॉल्वेशन एंथैल्पी, बहुत सारे रीजन होते हैं सर। तो ये भी थोड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको सीधे ट्रिक से याद रख लीजिए कि इथाइल और मिथाइल एमीन का अगर एग्जाम्पल आता है तो आपको 213, 231 याद रखना है। और अगर ऐसे सिंपल केस आते हैं सर, तो सिंपल सी बात है, जो कि नॉर्मल तरीका है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी बढ़ती है और बेसिसिटी घटती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है और एसिडिटी घटती है। तो ये तो था सर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। और अगर आप इसको डीप नॉलेज चाहिए होगा, तो इसके लिए सर वापस आपको मुझे करना होगा कमेंट, और कमेंट के बाद सर इसका मिलेगा आपको सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है सर हमारा 8वां, डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है। देखिए सर, डेटॉल हमारे पास पूर्तिरोधी का काम करता है, ठीक है। और ये पूर्तिरोधी क्या होते हैं सर, जो हमारे शरीर में जब कभी घाव लगते हैं, है ना सर, हमें जब चोट लगती है, घाव वो हमें लग जाते हैं, तो ऐसे घाव को सड़ने से रोकने के लिए, पकने से रोकने के लिए सर उस पर डेटॉल लगाया जाता है, ताकि, अब ये घाव को सड़ने के क्या कारण है सर, इन पे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। घाव घाव होते हैं ना सर, कट पड़ जाता है, तो उन पे सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये घाव क्या हो जाते हैं सर, हमारे लिए आफत खड़ी कर सकते हैं, या वो सड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सर इन पे पूर्तिरोधी लगाए जाते हैं। ये पूर्तिरोधी या तो सूक्ष्म जीवों का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं सर, और या इनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। या तो सूक्ष्म जीव को पैदा ही नहीं होने देंगे, उनको पूरा मार देंगे, या तो ये कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीवों, कम से कम सूक्ष्म जीव हमारे घावों पर पैदा हो, ताकि हमारा घाव ठीक हो सके। लेकिन इन पूर्तिरोधियों की एक खास बात होती है सर, कि अगर सजीव ऊतकों पर इसको लगाया जाता है सर, तो सजीव ऊतकों पर ये किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, ताकि जब किसी सजीव ऊतक पे घाव हो, तो सूक्ष्म जीव पैदा होना बंद कर दें, उनका विनाश हो, हमारे इस ऊतक पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो डेटोल के साथ साथ सर एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है टिंचर आयोडीन का, है ना सर। टिंचर आयोडीन भी आपने सुना होगा, ये 9th में खासतौर पर बहुत पूछा जाता है। इसका, टिंचर आयोडीन का आप उपयोग कर सकते हैं, है ना सर। आप सेवलोन आपने सुना होगा सर, सेवलोन का आप यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने 11th में पढ़ा होगा सर, बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड का भी इसके लिए क्या किया जाता है सर, उपयोग किया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है सर कि जो डेटॉल है, डेटॉल के घटक कौन कौन से हैं सर। तो एक है क्लोरोजाइल जाइलिनॉल, और एक होता है सर टर्पिनॉल, है ना। एक तो होता है हमारे पास टर्पिनॉल, टर्पिनॉल का उपयोग कर सकते हैं सर आप, और एक होता है हमारे पास क्लोरोजाइनॉल, क्लोरो क्लोरो जाई जाइलिनॉल। ये दो का प्रयोग सर आप, ये दो को मिलाने से मिक्सचर बनता है किसका, डेटॉल का। तो ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए होगी तो ये इससे मिल जाएगा। बस आप, ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि डेटॉल के दो कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, तो एक टर्पिनॉल है सर, और एक क्लोरोजाइलिनॉल है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। डेटॉल, टिंचर आयोडीन, बोरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है सर, हमारे पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी का काम क्या होता है सर, इनको घाव या कटे फटे पे लगाया जाता है, ताकि उन पे सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो सके, पर ये सजीव ऊतकों पर कोई भी प्रभाव नहीं करते। 9वां प्रश्न है फ्रेयॉन 12, ठीक है सर, फ्रेयॉन 12 तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताइए। तो अगर आप फ्रेयॉन की बात करें सर, तो आप समझते होंगे फ्रेयॉन होते हैं हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है सर, क्लोरो
फ्लोरोकार्बन। और फ्रियोन 12 का फॉर्मूला सर CF2Cl2। आपको फ्रियोन की नेमिंग आ जाती होगी। फ्रियोन की नेमिंग कैसे करते हैं, कौन फ्रियोन 12 होगा, कौन फ्रियोन 13 होगा, या किस बेस पे नेमिंग की जाती है सर, ये भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसके लिए भी सर आप क्या कर दें, कमेंट कर दें, जरूर इस पे भी वीडियो बनाई जाएगी। अभी सर क्या है, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए कमेंट, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बन जाए। तो देखिए सर, ये मेरे पास फ्रियोन है, इनको इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो फ्रियोन 12 है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CF2Cl2। ठीक है सर, ये सबसे कॉमन फ्रियोन है सर, जो सबसे कॉमनली जो फ्रियोन पाया जाता है, मतलब जो मोस्ट स्टेबल फ्रियोन है, वो फ्रियोन यही है सर। ठीक है जी, मोस्ट स्टेबल फ्रियोन हमारा कौन सा है सर, फ्रियोन 12। ठीक, अब इसका उपयोग की बात करें सर, तो एक तो ये प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है सर, प्रशीतक आप समझते होंगे, ठंडा करने के लिए, वायु को ठंडा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा सर, एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। दोनों सेम सेम बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर इनके बीच है सर, जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसका एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये क्या है, ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है सर। किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन परत को। तो ये दो प्रमुख इसके उपयोग हो गए सर। क्लोरोफॉर्म की बात करें सर, तो देखो, पहला तो आप ये देखें कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग CHCl3, इसको बोलते हैं सर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग सर सबसे पहले तो CF2Cl2 बनाने के काम ही आता है, मतलब किसके, फ्रियोन बनाने के काम आता है। दूसरा सर, इसका यूज किया जाता है निश्चेतक के लिए। निश्चेतक समझते हैं, किसी को बेहोश करने के लिए किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे अगर ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में डाला जाए तो हमारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर सकता है सर, और हमारे ब्रिक इससे क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। दूसरा सर, फॉस्जिन गैस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और क्या करते हैं सर हम, जब फॉस्जिन गैस बने तो हम इस CHCl3 में क्या मिला देते हैं सर, अल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं सर हम, अल्कोहल। तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही सर मेरे से। तो ये सर, ये वाला जो मेरे पास फॉस्जिन होता है, ये दूसरे कंपाउंड में बदल जाता है। ठीक है सर, जिसको हम इथाइल कार्बोनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम इसको, एथिल कार्बोनेट नाम दे देते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको दो चीजें लिखनी है कि फ्रियोन प्रशीतक और एलोसोल प्रणोदक के काम आता है, और क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में और फ्रियोन्स को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर आपका, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका कोरों की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है और घनत्व इतना है, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए सर, प्रश्न कितना सरल है, आपको पूछा जा रहा है चांदी का परमाणु द्रव्यमान, और ये आपको पहले से ही पता होगा सर, चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 108 यूनिफाइड। सीधी सी बात है सर, आंसर ये आने वाला है, आपको पहले ही पता है। और अगर आपको आंसर एग्जैक्टली ये नहीं आता है सर, तो ये 107 से ऊपर और 108 के बीच में होने वाला है, सीधी बात है सर, यही हमारा आंसर आएगा। तो सरल प्रश्न, बहुत सरल है सर, बस आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर पता है सर। तो अब याद भी आ गया सर, चांदी का क्रिस्टल, ये इससे आपको पता लग गया होगा, आपको सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन मिला है सर, प्रश्न से ही पता लग गया होगा क्वेश्चन कहाँ का है सर, सॉलिड स्टेट का। तो FCC जालक से पता लग गया होगा। कोष्टिका कोरों की लंबाई पूछ रहा है सर, घनत्व दे रखा है और मास निकालना है। अब क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हैं सर, D इक्वल टू क्या होता है हमारा, ZM/A³ × Na, ये हमारा फॉर्मूला है सर। निकालना आपको मास है, तो मास, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा सर, जरा चेक कीजिए, D × A³ × Na अपॉन क्या आ जाएगा सर मेरा, Z। कोई पंगा ही नहीं है सर, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आप छोड़ते हैं, तो तब ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी सर। देखिए, तो डी आपको दे रखा कितना, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लिख लेना। इनटू क्या आ जाएगा सर मेरा, A³
4.077 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब हो जाएगा सर। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है और इंटू आ जाएगा सर मेरा कितना Na 6.022 इंटू 10⁻23 और बटे में आ जाएगा सर आपका कितना FCC दे रखा है। देखो FCC दे रखा है तो जेड कितना होगा सर मेरा 4। FCC दे रखा है सर तो जेड मेरा कितना हो जाएगा 4। और इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सर, ये आंसर आने वाला है कितना 107 से 108 के बीच आप कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी कभार हमारे पास इतने सरल प्रश्न मिल जाते हैं सर कि आप उसको इजिली कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो तब आपको गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसका आंसर आपको पता। ऐसी कभी कभी कॉपर का आता है सर, कॉपर का बोलता है तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है सर कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 63। कितना होता है सर हमारा कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 63। तो आपको सीधा सीधा लिख देना है सर कितना 63। अब ये 63 ग्राम होगा सर, ये कितना आ जाएगा 108 ग्राम। तो ये सरल प्रश्न है सर, इनको छोड़ना नहीं है, बस आपको तरीके से करना है, दिया देना है, दिया हुआ देना है और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है और फिर आपको ये वैल्यू पुट अप कर देनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आप सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए। 107 से 108 के बीच आप कोई भी आंसर लिख दीजिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे ये सर आएगा लगभग 107.9, जिसको आप 108 ग्राम बोल सकते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इतनी मुश्किल हो जाती है सर कि आप पेपर में इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सीधा आंसर याद है सर, अगर चांदी का मास पूछे तो 108 है, तांबे का पूछे सर तो 63। और ये दो प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं सर, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे।